ये अजीब सी संयोगों की कहानी है। क्या ही संयोग होगा कि इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है दिल्ली के लिए, तो दूसरी तरफ एक बयान तेजी से फिजाओं में तैरने लगता है। और संयोग तो यह भी कि जिस वक्त पे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली की गद्दी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे, उसी वक्त कोई शख्स था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा था और बड़ी जिम्मेदारियां उसके नाम होने वाली थी। लेकिन आज की तारीख में उसी शख्स ने जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2014 से इस तरीके के संयोगों का रिश्ता रहा, ताना बाना रहा, उसने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर ऐसा लगता है जैसे पानी फेरने की स्क्रिप्ट तैयार कर रखी हो। जी हां, कल की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में एक विशाल रैली, उस रैली में एक नेता की गैर मौजूदगी, उस पे उठते हुए सवाल और फिर उस नेता का पत्रकारों के बीच में खड़े होकर कुछ बातें कह जाना। तो क्या कहा दिलीप घोष ने, और जो कुछ भी कहा यदि बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाए तो उसके मायने क्या निकाले जाएंगे, सारी बातें जरा तफसील से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज बात भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के फायर ब्रांड नेता दिलीप घोष की। दिलीप घोष कल की तारीख में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था। चर्चा इस बात की कि पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े नेता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर नजर नहीं आए, लेकिन अपने स्क्रीन पर एक खबर देख लीजिए। जी न्यूज की ये खबर है और जी न्यूज की ये खबर बताती है कि दिलीप घोष ने क्या बयान तब दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी गैर मौजूदगी का ठीकरा पार्टी के सर पर ही फोड़ा था और बता दिया था कि दरअसल पार्टी के लोग ही नहीं चाहते कि दिलीप घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर नजर आए, क्योंकि उनको आमंत्रित ही नहीं किया गया था, लिहाजा वो वहां नहीं पहुंचे। हालांकि दिलीप घोष ने इससे पहले भी तकरीबन 48 घंटे पहले ही ये बात कह दी थी कि मुझे कोई आमंत्रण नहीं मिला है, लिहाजा मैं उस मंच पर नहीं रहूंगा। लेकिन कयासों के बाजार जब गर्म हो रहे थे, उसी वक्त पे एक मौका ऐसा आया जब दिलीप घोष पत्रकारों से संवाद करते हैं। हालांकि वो संवाद बांग्ला में है, मैं आपको वो बयान भी सुनाऊंगा और उस बयान के मायने भी समझाऊंगा। साथ ही साथ यदि आपको बांग्ला नहीं आती तो हम आपको उसका हिंदी तर्जुमा भी जरूर बताएंगे। लेकिन अब जरा उस बयान को पहले सुन लीजिए, उन सवालों को सुन लीजिए और दिलीप घोष के जवाबों को सुन लीजिए। কোনো না কোনো মঞ্চে তো আমি থাকবোই 21 তারিখ। দেখা যাক 21 তারিখ আসুক, দেখা যাক কি হয়। মানুষ কি জানতে চায় সে তো ঠিকই, আপনারা জল্পনা তৈরি করছেন, কেউ জল্পনা তৈরি করছে, জল্পনা নিয়ে রাজনীতি চলছে। অনেকের রাজনীতি জল্পনা দিয়েই হয়। আমাদের জলও নেই আর পনাও নেই, আমাদের রাজনীতি আছে। দাদা 21 তারিখের পর কি তাহলে এই প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না, প্রশ্ন থাকবে না, সমাধান হয়ে যাবে সব। হ্যাঁ, सुना आपने दिलीप घोष और पत्रकारों के बीच का ये अनूठा अनोखा संवाद। इस संवाद में ढेरों इशारे थे। इस संवाद में बिटवीन द लाइंस बहुत सारी खबरें निकाली जा सकती हैं, गढ़ी जा सकती हैं, कही जा सकती हैं। लेकिन हां, दिलीप घोष ने जो कुछ भी बोला पहले जरा उसको समझ लीजिए। दिलीप घोष से जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि क्या 21 जुलाई को हर साल की तरह तृणमूल कांग्रेस का जो एक बड़ा मंच सजता है शहीद दिवस के अवसर पर, क्या आप उस मंच पर 21 जुलाई को नजर आएंगे? दिलीप घोष ने जवाब दिया, कोई ना कोई मंच में तो रहूंगा ही, किसी ना किसी मंच पे तो रहूंगा ही। 21 तारीख देखते हैं, 21 तारीख आने दीजिए। यानी कि उन्होंने इनकार नहीं किया इस संभावना से कि वो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उस मंच पर नजर आएंगे। फिर उन्होंने कहा, इंसान जानना तो चाहता ही है, वो तो ठीक है, आप लोग कयास लगा रहे हैं, बहुत लोग कयासों की ही राजनीति करते हैं, हम लोग कयासों वाली राजनीति नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है,
दिलीप घोष ने पहले तो सीधा सा एक इशारा किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग कयास लगा रहे हैं, ये कयासबाजी की बात है। अब ऐसे में ये पश्चिम बंगाल के पत्रकार थे, बांग्ला पत्रकार थे। अब देश में हर जगह वो हालात तो है नहीं जो दिल्ली से सटे नोएडा की फिल्म सिटी में पत्रकारों का हाल हो चला है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से या सत्ताधारी दलों से सवाल पूछने की आदत ही खो रखी है। लिहाजा एक सवाल तपाक से आया और वो सवाल था, तो क्या 21 जुलाई के बाद ये सवाल नहीं रहेगा? दिलीप घोष ने दो टुक सा जवाब दिया, नहीं, सवाल नहीं रहेगा, उत्तर मिल जाएगा। और दिलीप घोष ने जब ये कहा कि सवाल नहीं रहेगा, उत्तर मिल जाएगा, तो फिर एक सवाल यहां पर एक और खड़ा हो जाता है। देखिए, संयोग से सवाल तक। पहला सवाल तो यही और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिरकार उत्तर मिल जाएगा तो किसको मिल जाएगा? कहीं दिलीप घोष उन लोगों को उत्तर देने की तैयारी तो नहीं कर रहे जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के इस सबसे बड़े चेहरे को, इस ध्वजवाहक को आज की तारीख में किनारे लगाने की सारी कोशिशें कर ली हैं, या फिर कि एक तरीके से किनारे लगा ही दिया है। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आखिरकार दिलीप घोष एक बड़ा चेहरा क्यों है, एक बड़ा स्तंभ क्यों है, इनकी राजनीति कहां से शुरू हुई, और आखिरकार दिलीप घोष जैसे व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंसूबों पर और अमित शाह साहब के मंसूबों पर, जो उन्होंने आगामी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर पाल रखी है, उन पर पानी फिर सकता है। और इसके लिए बेहतर है कि आप सीधे तौर पर दिलीप घोष के राजनीतिक करियर को देखिए। दिलीप घोष 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन करते हैं, एक प्रचारक के तौर पर अपनी राजनीतिक यात्रा वो शुरू करते हैं। फिर उस साल आता है 1999 और 1999 से लेकर 2007 तक लगातार दिलीप घोष अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आरएसएस के प्रभारी रहे और पूर्व आरएसएस प्रमुख केएस सुदर्शन के सहायक के रूप में काम करते हैं। फिर साल आता है 2014 का, और हमने जैसा कि आपको बताया था, शुरुआत में ही इस संयोग का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री तब जब दिल्ली की गद्दी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे, उसी वक्त दिलीप घोष आरएसएस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके थे। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं और आने के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल इकाई का महासचिव नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन 2015 में, 2014 में उन्हें महासचिव बनाया जाता है। 2015 में पश्चिम बंगाल प्रदेश का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। वो 9वें अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ ही साथ साल 2021 से लेकर साल 2023 तक वो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। यानी कि दिलीप घोष एक बड़ा नाम है। लेकिन दिलीप घोष जैसा चेहरा अगर आज की तारीख में सीधे तौर पर पत्रकारों से संवाद करते हुए ये कह रहा है कि 21 जुलाई की तारीख आने दीजिए, 21 जुलाई को आपको जवाब मिल जाएगा, वो किसी भी संभावना से इनकार नहीं करता। वो सीधे तौर पर यह कहता है कि किसी न किसी मंच पे तो मुझे रहना ही पड़ेगा, किसी न किसी मंच पे तो मैं रहूंगा ही। जाहिर सी बात है, दिलीप घोष का अपना राजनीतिक करियर रहा है। उस राजनीतिक करियर को अभी रिटायरमेंट की तरफ तो वो नहीं ले जाना चाहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी में यदि उनके पास अवसर नहीं है तो वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, वो नए अवसरों की तलाश करेंगे। और नए अवसरों की तलाश की जब बात होती है तो फिर दिलीप घोष का एक पुराना वक्तव्य और याद आ जाता है। याद होगा आपको एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, याद होगा आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी और दिलीप घोष की वो मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद चल रहे कयासों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ में दिलीप घोष ने उस वक्त पे भी कसीदे पढ़े थे। यानी कि दिलीप घोष कहीं ना कहीं एक अलग सा रास्ता बना रहे हैं। ये रास्ता क्या टीएमसी की तरफ जाता है? 21 जुलाई की तारीख जब टीएमसी का हर साल की तरह एक बड़ा मंच सजेगा, तो क्या उस मंच पर मोदी के मंच पर ना पहुंच पाने का मलाल खत्म करने के लिए
कोई और नहीं बल्कि दिलीप घोष पहुंच जाएंगे। और अगर पहुंच जाएंगे तो फिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, समूची भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।